हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, सामान्य अध्ययन जीके जीएस की इस संपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा जाता है। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा जाता है। ऑप्शन ए है सभी वनस्पति प्रजातियां, ऑप्शन बी है सभी जंतु प्रजातियां, ऑप्शन सी है सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां या ऑप्शन डी है सभी दुर्लभ प्रजातियां। तो इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक एक इस प्रकार की किताब है या इस प्रकार का एक दस्तावेज है जिसमें हम उन सभी प्रजातियों को शामिल करते हैं, चाहे वह जीव हो चाहे वह वनस्पति हो, जो कि संकटापन्न है, जिनके विलुप्तीकरण की कगार है, जो विलुप्त होने के जो है कगार पर हैं या जो विलुप्त हो चुकी हैं। तो सभी संकटापन्न जातियों को एक क्रम में सूचीबद्ध करने का जो दस्तावेज है उसे ही हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो याद रखेंगे कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है वह रेड डाटा बुक को जारी करता है। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। तो जो झूलती हुई मीनारों वाली जो मस्जिद है वह स्थित है, ऑप्शन ए है कानपुर में, बी है अहमदाबाद में, सी है जयपुर में या डी है रांची में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद में झूलती हुई मीनारों वाली मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है। किताब का नाम है कि द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है एमिली ब्रोंटे, बी है रस्किन बॉन्ड, सी है आइजन ऑस्टिन और डी है हेनरी फील्डिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अल्प बेरोजगारी यानी कि अल्प रोजगार और संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अल्प रोजगार के नाम से प्रच्छन्न बेरोजगारी को जाना जाता है। मौसमी बेरोजगारी आपकी इस प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काय का धंधा करता है, लस्सी का धंधा करता है, तो वह एक मौसम के अनुसार रोजगार पाएगा और रोजगार उसका चला भी जाएगा। लस्सी क्योंकि ज़्यादातर गर्मी के मौसम में लोग यूज करते हैं, इसलिए उसका सर्दियों में जो धंधा है वह कम चलेगा। तो ये हो गई आपकी मौसमी बेरोजगारी। एक होती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत एक संपूर्ण पूरे वर्ष का चक्र होता है जिसमें ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं जो किसी माह में तो काफ़ी हद तक अपना प्रोडक्शन करते हैं, किसी माह में कम हो जाते हैं और इसी प्रकार एक चक्र के माध्यम से ये पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार होती है आपकी चक्रीय बेरोजगारी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछा गया था, जिसे अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो बात की जाए अगर आपके किसानों की, तो उन्हें भी अल्प बेरोजगार यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आपके जितने भी पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं उन्हें भी इस प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत देखा जाता है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संघटक हैं, यानी कि भारतीय संसद का निर्माण किन किन से मिलकर के होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यसभा, सी है लोकसभा। अब आपके सामने जो विकल्प हैं वह हैं 2 तथा 3, 1 तथा 2, 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारतीय संसद है उसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों जो सदन है इनसे मिल करके हुआ है। जिसमें बात की जाए राष्ट्रपति की, तो इसके पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का वर्णन किया गया है 80 में और लोकसभा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में। और संसद की अगर बात की जाए तो इसका वर्णन किया गया है 79 में। तो संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में और राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो इस प्रकार मिलाकर के आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने साथ ही साथ अनुच्छेदों की भी बात कर ली है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। इनमें से कौन
भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है कैबिनेट सचिव और डी है वित्तीय सचिव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने, बी है नरसिंह देव प्रथम ने, सी है कपिलेंद्र देव राउतरे ने और डी है पुरुषोत्तम देव ने। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जाए जो कि कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है और ये ऊपर से नीचे तक एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है, इसलिए ये और भी विशेष हो जाता है। और इसकी स्थापना करवाने वाले थे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और एक प्रश्न आपका इससे संबंधित पूछा जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए है आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी है फ्रांस में, सी है ब्राजील में या डी है कनाडा में। तो जो अमेजन नदी बहती है वह आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ब्राजील में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला अन्य का नाम है? ऐसी कौन सी जो है पर्वतमाला है या हिमालय है आपका जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है मध्य हिमालय, बी है शिवालिक की पहाड़ियाँ, सी है पश्चिमी घाट और डी है पूर्वी घाट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सह्याद्री पर्वत के नाम से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पश्चिमी घाट को जाना जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता भी पश्चिमी घाट में ही देखने को मिलती है। और भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट यानी कि जैव आरक्षी क्षेत्र हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है पश्चिमी घाट, दूसरा आ जाता है पूर्वी हिमालय और तीसरा आ जाता है सुंडालैंड और चौथा आ जाता है इंडो बर्मा। तो इस प्रकार हमने कई क्वेश्चंस एक के ही साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी है हैदराबाद में, सी है देहरादून में या डी है शिमला में। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान या भारतीय वानिकी संस्थान दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उत्तर आपका एक ही बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर देहरादून। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपनी वन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि क्या वनों का प्रतिशत है और क्या होना चाहिए। जिसके तहत अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा आपके जो वन पाए गए हैं वे प्रतिशत में मिजोरम में पाए गए हैं। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अनिल मेनन, बी है आकाश चोपड़ा, सी है इयान चौपल और डी है कुणाल बासु। तो जो पुस्तक है उसका नाम है नर्बस डू लाई और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आकाश चोपड़ा। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है भूटान के साथ, बी है नेपाल के साथ, सी है बांग्लादेश के साथ और डी है पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि यह बांग्लादेश के साथ लगभग कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करती है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि 4096 किलोमीटर की सीमा लगभग भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला है आपका चीन, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और चौथे पे नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है और यदि लंबाई पूछ ली जाए तो मात्र 106 किलोमीटर। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है कुल कितनी, तो 4096 किलोमीटर और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए है भारत के गवर्नर जनरल, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारत के प्रधानमंत्री और डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, प्रधानमंत्री को तो
स्वयं राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, इसलिए नहीं होगा, गवर्नर को भी नहीं और उपराष्ट्रपति को भी नहीं। जबकि सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। आपके सामने कुछ घटनाएं दी गई हैं जिन्हें उन्हें कालक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रम के अनुसार आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इसके बाद आ जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और ये हुआ था अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। बात की जाए कैबिनेट मिशन की, तो इसके बाद सबसे पहले आपका पूना समझौता 1932 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर आता है आपका शिमला समझौता और लास्ट में आपका 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है। तो इस प्रकार आपकी चारों घटनाओं का कालक्रम निश्चित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। चंपारण में गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो आंदोलन था उसे प्रारंभ किया था, और उसे क्या कहा गया था। ऑप्शन ए है सत्याग्रह, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए, असहयोग आंदोलन तो आपका 1920 की तरफ आया था, जो कि उनका पहला आंदोलन नहीं था। भारत छोड़ो हमने अभी डिस्कस किया है, 1942 में आया था। स्वदेशी आंदोलन भी आपका असहयोग आंदोलन के बाद में ही आया था। और बात की जाए जो इनका पहला आंदोलन था, जो कि नील की खेती के विरोध था, 1917 का इनका पहला आंदोलन, और जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। स्कैंडिनेविया का हिस्सा इनमें से कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी है फिनलैंड, सी है स्वीडन और डी है डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिनलैंड स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन इसके हिस्से हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि FORTRAN का प्रयोग X के लिए नहीं होता है। मीन्स आपकी कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए प्रयोग होंगी और कुछ ऐसी हैं जो नहीं होंगी। तो ऑप्शन ए है कि इसका प्रयोग चित्र बनाने के लिए होता है, बी है कि गणित संगणना के लिए होता है। अब आपको जो चयन करना है वह है कि केवल एक यानी कि सिर्फ चित्र बनाने के लिए, केवल दो यानी कि सिर्फ गणित के लिए, या ऑप्शन सी एक और दो दोनों के लिए, या ऑप्शन डी या ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि FORTRAN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये चित्र बनाने और गणित संगणना दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध किया गया था। विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था। ऑप्शन ए है आपके सामने पेड़ों की कटाई, बी है स्त्री असमानता, सी है पशु हत्या और डी है प्रदूषण वृद्धि। तो बात की जाए यदि विश्नोई आंदोलन की, तो इसका संबंध किसके लिए था, यह किसके लिए लाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेड़ों की कटाई के लिए। और ये किस राज्य से संबंधित था ये भी याद रखेंगे। तो विश्नोई जो है आंदोलन राजस्थान से संबंधित था, और राजस्थान में भी क्या किया गया था, तो राजस्थान में एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध आपका पेड़ है जिसका नाम है खेजड़ली, जो बहुत ही उपयोगी होता है। इसको काटने के विरोध में जो है वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि पेड़ों से चिपक करके अपनी जान दे दी थी। और इसमें अमृता देवी विश्नोई का नाम जो है वह सबसे अग्रणी रूप में आता है। तो आप इन 4 से 5 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे कि विश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से है। विश्नोई आंदोलन की अग्रणी कार्यकर्ता की भूमिका किसने निभाई थी, तो अमृता देवी विश्नोई ने निभाई थी। और इसका संबंध किससे था, तो पेड़ों को काटने के विरोध में किया गया था। तो ये प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। और अगर नेतृत्वकर्ता की बात की जाए कि नेतृत्वकर्ता किसने किया था, तो वहां पर आपका नाम देखने को मिलेगा संत जम्भोजी जी। ये भी देखने को आपको मिल सकता है संत जम्भोजी जी। तो संत जम्भोजी जी ने इसका नेतृत्व किया था, जिसे आगे बढ़ाने का कार्य और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य अमृता देवी विश्नोई ने किया था। तो ये प्रश्न आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन करना, बी है LED बल्ब प्रदान करना, सी है LPG कनेक्शन प्रदान करना, डी है गांव की सड़कों का निर्माण करना।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई थी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि यह उज्ज्वला योजना कब चलाई गई थी, तो याद रखेंगे कि यह योजना 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं जो कभी भी पुरानी नहीं होती हैं और अक्सर कर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए, आज हमारे यही टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए और भी ज़्यादा इंस्पायर हो सकूं। और आपको किस तरीके के वीडियो क्वेश्चंस चाहिए, कंटेंट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।